जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा की क्लासरूम में। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे हैं और अभी तक हमने एक लेक्चर पढ़ लिया है। फर्स्ट लेक्चर बहुत ही बेसिक सा था, उसमें बहुत ही बेसिक बातें हमने की। आज हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 2। इस वाले लेक्चर के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे, मतलब हम चीज़ों की डेप्थ में जाएंगे। भाई साहब ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, बिल्कुल छोटे छोटा एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है जिनसे सवाल ना आता हो, कुछ कुछ पोर्शन जिनसे सवाल नहीं आता हो, पर मैंने जब पढ़ाया तो मैंने पूरा ही पढ़ा दिया। मैंने कोशिश किया जितना डेप्थ में हम जा सकते हैं सब चीज़ें हमने देख ली। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे मूव करता है, तो आपको बस देखने में, आप जब एक बार पढ़ लेना तो पढ़ के बाद में ओवरव्यू जरूर कीजिएगा लेक्चर को। जब जैसे आप खुद एक बार रिवाइज करें तो आपको लगेगा यार इतनी सब कहानी बहुत आसान है। अगर आपने एक ही बार देखा फिर आप नोट्स रिवाइज नहीं किए, फिर आपको लगेगा सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालिसिस, ये क्या है ये क्या है, हम थोड़े कंफ्यूज हो जा रहे हैं। पर एक बार आप ओवरव्यू करेंगे ना, मैंने लास्ट में बिल्कुल लास्ट में आपको ओवरव्यू करवाया है, आप ओवरव्यू करें आपको लगेगा यार ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत ही आसान था। इस वाले चैप्टर के अंदर हम एक करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, वहीं से शुरुआत भी कर रहे हैं लेक्चर की, और वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसके आगे फिर हमने ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर कंडीशन कैसे निकल के आता है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए क्यों होता है, जो भी 10th में पढ़ा होगा ऐसा होता है, यहाँ पे हमने जवाब दिया ऐसा क्यों होता है, आपको हर एक चीज का जवाब मिलेगा। ठीक है बच्चों, अभी नई टर्म पढ़ रहे हैं, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूज होगी इस चैप्टर के अंदर। इस टर्म का नाम है करंट डेंसिटी। क्या नाम है? करंट डेंसिटी। तो आप इससे फैमिलियर हो जाइए थोड़ा। इसको जो डिनोट करते हैं इस टर्म को, वो जे से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं? आपके पास जे से डिनोट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। अब यार करंट डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है आपके पास में, और इससे क्या हो रहा है, 10 कूलम चार्ज जा रहा है आपके पास 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है आपके पास? 10 कूलम जा रहा है। ठीक है। एक मान छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, इससे भी 10 कूलम चार्ज जा रहा है। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। सही बात है ये भाई साहब। दोनों एरिया का जो एरिया है वो डिफरेंट है। ये वाला एरिया बड़ा है, ये वाला एरिया छोटा है, पर दोनों से ही पर यूनिट टाइम जो चार्ज आ रहा है वो क्या है आपके पास? सेम, नहीं 10 कूलम 10 कूलम। फिर इसमें करंट से पूछेंगे भाई साहब इसमें करंट कितना, तो वो बोलेगा 10 एम्पियर, ऐसे ही बोलेगा ना। यहाँ पे आई पूछूंगा कितना, तो वो भी बोलेगा 10 एम्पियर। दोनों में करंट सेम आ गया यार, तो कुछ तो डिफरेंस है सर। यहाँ पे इतने बड़े एरिया से 10 कूलम गया, यहाँ पे छोटे से एरिया से 10 कूलम गया, तो कुछ तो डिफरेंशिएट कीजिए। करंट एरिया को इज्जत देता नहीं है। करंट ये सब चीजें चर्चा ही नहीं करता भाई एरिया कितने से पास हुआ है। उसे सिर्फ ये है कि आपने जिस एरिया की बात की है उससे एक साइड में कितना चार्ज जा रहा है, दैट चार्ज डिवाइड बाय टाइम करंट बताता है। मतलब वो ये नहीं पूछता वैसे कितने एरिया से पास हुआ है। सब कोई पूछा क्या करंट ऐसा है क्या चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया? नहीं। चार्ज क्या सिर्फ आपके जो करंट है वो क्या है? दैट इज चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। उसे एरिया से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो अगर मैं यही 10 कूलम, मतलब इस बोर्ड जितने बड़े एरिया से गुजरता तब भी वो 1 एम्पियर, वो तब भी 10 एम्पियर बताता, और छोटे से गुजरता तब भी 10 एम्पियर बताएगा। तो यार करंट कुछ मतलब भेदभाव ही नहीं कर रहा है, मतलब कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना यार। इतने बड़े एरिया से 10 कूलम गया, यहाँ पे इतने से कुछ गया, तो कुछ तो फर्क आना चाहिए। तो करंट में तो कोई फर्क आता नहीं, करंट रहता है सेम। इसके कोरस्पॉन्डिंग नई क्वांटिटी बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। वो आपको ये बताएगा भाई साहब करंट पर यूनिट एरिया कितना है। किसकी बात बताता है वो? दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। मेरी बात चमक रही है बच्चों? कोई दिक्कत है इसके अंदर? वापस सुन लीजिए, जो आपके पास में करंट है वो एरिया को इज्जत नहीं देता है। वो आपको ये नहीं बताता कितने एरिया से चार्ज पास हो रहा है, वो सिर्फ इतना बताता है कि जिस भी एरिया की आप बात कर रहे हैं उस एरिया से 1 सेकंड में इतना चार्ज जा रहा है। यही मतलब हुआ उसका। पर एरिया को अगर आपको इंक्लूड करना है, एरिया के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप करंट से नहीं पता कर सकते। आपको क्या यूज करना पड़ेगा? करंट डेंसिटी। अब आइए करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आपको हवा तो लगी से करंट डेंसिटी क्या है आपके पास? करंट डेंसिटी क्या है आपके पास? दैट इज करंट पासिंग पर यूनिट एरिया। इस टाइप की कोई क्वांटिटी है। आइए अब आपको दिखाता हूं थोड़ा। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला लिखा जाता है आपके पास में, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज करंट डिवाइड बाय क्या? एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, ये टर्म है आपके पास। देखिए एक्चुअल में यहाँ पे जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। पर यहाँ पे हम ए वेक्टर लिख नहीं सकते, बिकॉज किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड करना हम नहीं जानते। डिवीजन बाय वेक्टर हमने कभी नहीं पढ़ा, डिवीजन बाय वेक्टर डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे सर इसके आगे डब्बा क्यों लगाया? क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सर डायरेक्शन की बात क्यों नहीं की? बिकॉज अगर हम डायरेक्शन की बात करते ना, डायरेक्शन की बात करने से दिक्कत क्या होता, यहाँ पे तो आप जे वेक्टर लिख देते, फिर क्या लिखना पड़ता? आई डिवाइड बाय एरिया वेक्टर, जो कि गलत हो जाता। आप डिवाइड बाय वेक्टर कभी कर सकते नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो इसको आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए आई इज इक्वल टू जे वेक्टर। अब एरिया वेक्टर को भी लिखना पड़ेगा, तो डॉट एरिया वेक्टर लिखा आपने ऐसे।
इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, पर इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता जे वेक्टर इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए वेक्टर, ये गलत है। क्लियर? डिवाइड बाय एरिया वेक्टर कर सकते, डिवाइड बाय एरिया वेक्टर इज रॉन्ग, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट, या फिर रॉन्ग कर लो। क्यों है ये रॉन्ग? क्यों है ये रॉन्ग? ये इसलिए रॉन्ग है बिकॉज कभी भी वेक्टर का से डिवीजन नहीं डिफाइंड ही नहीं है ना। आपने क्या पढ़ा होगा? आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा क्या किसी वेक्टर से डिवाइड करना? कभी नहीं पढ़ा, बिकॉज वो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या क्या काम सही हो रहा है? आपको ये चाहिए था स्केलर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाली क्वांटिटी कैसे होती है? स्केलर। तो वो स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हमें कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, हमें समझ में आ रहा है इस तरीके का एक्सप्रेशन। पर मैं आपको इससे ये भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल एक्सप्रेशन तो ये है, पर इससे ये बनाया जा सकता है। इस एरिया को अगर आप डिवाइड करेंगे तो सीधा एरिया नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। ऐसा क्यों, मैं आपको दिखाऊंगा। पर आपको जो यूज करना पड़ेगा रिजल्ट दोस्तों, यही रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ जे, यूनिट ऑफ जे वेक्टर, यूनिट ऑफ जे वेक्टर क्या आएगा तेरे पास? जो तेरे पास करंट डेंसिटी है उसकी यूनिट क्या आएगी तेरे पास करंट डेंसिटी की? दैट इज एम्पियर, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये टर्म बार बार यूज होगी, तो आप इसमें थोड़ा सा मतलब समझ लीजिएगा इस चीज को, मतलब थोड़ा फ्रेंड बना लीजिएगा इस चीज को, दूर दूर मत कीजिएगा, अपने भी को पास बिठा के रखिएगा जे को। जे आपको बहुत बार हेल्प करेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगर जे आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब करंट डेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइंड है? तो डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर क्या है आपके पास? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे तब भी लिखना गलत नहीं है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या, वही डायरेक्शन होगी किसकी? करंट डेंसिटी की। तो बच्चों क्या क्या सीख लिया? जे डॉट ए इज इक्वल टू आई होता है, पर अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे जो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाय एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। आप निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास में ऐसी कोई टर्म है, यहां पे इससे कुछ करंट फ्लो कर रहा है आपके पास। कितना करंट फ्लो कर रहा है? कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, और आपका जो एरिया है वो परपेंडिकुलर ना लेके आपने ऐसे लिया, ऐसे लिया कुछ एरिया, ऐसे लिया कुछ एरिया। पहली बात तो आप ये देखिए सर, इसमें जो अगर करंट डेंसिटी आएगा वो हर एक पॉइंट पे सेम आएगा नहीं आएगा? पहले तो आप ये चेक कीजिए सर, एक चीज से समझते हैं हम। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, उससे कितना करंट जा रहा है आपके पास में? आई करंट जा रहा है। अगर उसमें बच्चों आई करंट जा रहा है तो यार आपको क्या लगता है हर एक पॉइंट पे करंट डेंसिटी सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर, बिकॉज हर एक एरिया से पर यूनिट एरिया हर एक पॉइंट पे सेम करंट आएगा, बिकॉज यहाँ पे भी ए एरिया है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। मतलब जे क्या आना चाहिए आपके पास? यूनिफॉर्म आना चाहिए। अगर जे यूनिफॉर्म आना चाहिए, और अगर मैं बोल दूं इसकी रेडियस कुछ आपके पास में आर है, तो आप यहाँ पे जे की वैल्यू क्या लिखेंगे? आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। मास्टर ने क्या बोला था? मास्टर ने बोला करंट के परपेंडिकुलर एरिया, करंट के परपेंडिकुलर एरिया ये लिया है। पर सर थोड़ा सा और बेसिक से चलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप इस वाले एरिया से निकालिए करंट डेंसिटी, इस वाले एरिया से। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उससे कैसी करंट डेंसिटी आएगी ये आपको निकालना है। तो आप क्या बोलेंगे? सर एरिया वेक्टर कैसा है? कुछ ऐसा एरिया वेक्टर। करंट कैसा है? जे वेक्टर कैसा है? कुछ जे वेक्टर ऐसा है। क्यों? क्योंकि जे वेक्टर किसके डायरेक्शन में होता है? करंट की डायरेक्शन में होता है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये वाला एंगल कितना आ गया आपके पास? थीटा आ गया। अब आप लिखिए, आप क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू, ये तो आपके पास में इस वाले एरिया से आया ना, ये इस वाले एरिया कोरेस्पोंडिंग है। अगर आप इस वाले एरिया से निकालने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो जे डॉट ए, तो आई, जे की जगह आपने जे लिख दिया, ए की जगह ए लिख दिया, और एंगल कितना आ गया? कोस थीटा। अब आप देखिए भाई साहब, ये वाला एरिया था ए, ये वाला एरिया ए था। मेरी बात समझ आ रही है? ये वाला एरिया कुछ ऐसे टिल्टेड एरिया कुछ ए था। अगर आप ए कोस थीटा देखेंगे, ए कोस थीटा, तो कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा, ए कोस थीटा। दिस इज ए कोस थीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा। अगर ये पूरा आपके पास ए था तो ये टर्म कितनी आएगी? ए कोस थीटा, और ये कितना आएगा? ए साइन थीटा। अब पता है ना एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपके पास में आपने ऐसे कुछ एरिया मान रखा है बच्चों, देखो आपने ऐसा कुछ एरिया मान रखा है ए, ये वाला एरिया ए है, तो इसका ए कोस थीटा आएगा वो क्या आएगा? ये वाला जो इसका प्रोजेक्शन तोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा ना, ऐसे करके, ऐसे
ऐसे करके एक आप ट्रायंगुलर वेज की तरह देखिए, ऐसे करके ऐसे। तो ये अगर a है तो a cos थीटा ये बनेगा और a sin थीटा ये वाला बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे a cos थीटा, अब यहाँ से देखिए यहाँ से j कितना आ रहा है, यहाँ से j आ रहा है आपके पास, j वो आ रहा है i डिवाइड बाई a cos थीटा, और a cos थीटा अगेन i डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये मुझे पता था भाई साहब, अगर आप कभी भी ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा एंगल अगर आप लेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया करंट के परपेंडिकुलर नहीं था, तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज किया, हम लोग सब बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, तो आप कोई भी एरिया उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप कोई भी एरिया उठाइए, पर जब आप करके रिजल्ट निकालेंगे ना, तो जे क्या बन जाएगा, जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए कोस थीटा, और ए कोस थीटा क्या होगा आपके पास है, परपेंडिकुलर एरिया। वापस सुन लीजिए मेरी बात को, मैंने ये बताया, आप इस रिजल्ट को यूज कीजिए, सीधा जवाब मिलेगा। पर आपके दिमाग में आ सकता है सर ऐसा क्यों किया आपने, ये एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो क्यों लिखा, एरिया क्यों नहीं लिखा? तो मैंने बोला एक काम करते हैं, एक बार तो परपेंडिकुलर लेके दिखाया आंसर, ये वाला आंसर आ गया। यहाँ पे हमने कौन सा एरिया यूज किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर एरिया यूज किया, परपेंडिकुलर एरिया यूज किया हमने यहाँ पे इस वाले केस में। मैं सेकंड वाले केस में तुझे दिखाया कि देख, अगर मैं परपेंडिकुलर एरिया नहीं यूज करता तब भी रिजल्ट वही आ जाता जो मैं पहले बता रहा था। कैसे आता वो, तो अब की बार परपेंडिकुलर नहीं यूज किया, कोई और एरिया लिया, तो अब की बार ये वाला टर्म लगाना पड़ेगा बेसिक, ये वाला लगाया, तो यहाँ पे एरिया ये वाला है, ये टिल्टेड एरिया, ये वाली टिल्टेड, जैसे यहाँ पे ऐसे सर्कल है तो टिल्टेड एरिया है, वो पाई आर स्क्वायर नहीं है, वो कुछ और एरिया है। अगर आपने यहाँ पे देखा, इसके बीच में एंगल आपको दिखाई दिया थीटा, फिर आपने इसको लिखा I इज इक्वल जे डॉट ए, तो जे और ए में एंगल कितना, थीटा, तो क्या बना, जे ए कोस थीटा, तो जे को क्या लिखा, I डिवाइड बाई ए कोस थीटा, और ए कोस थीटा क्या बनेगा, यही टर्म बन गया I डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो हमने जो इससे रिजल्ट आना है उसको हमने आगे मैनिपुलेट करके इसकी फॉर्म में लिख रखा है। तो आपको करना क्या है, क्या क्या चीज जानने सर हम, एक तो आप ये जान लीजिए जे निकालते कैसे हैं, जे इज I डिवाइड बाई एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, ये निकालना है आपको, ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखें तो जे डॉट ए किसके बराबर आता है, करंट के बराबर, जे डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है आपके पास, करंट के बराबर है। अच्छा सर और क्या बात जानने वाली है इसके अंदर, आप ये जान लीजिए कि इसकी डायरेक्शन कैसे देखी जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जे होता है आपके पास में, और इसका यूज इसलिए किया गया बिकॉज करंट एरिया के बारे में नहीं बताता है आपको। ये अगर जानना चाहते हैं करंट पर यूनिट एरिया कितना है, तो आपको जे की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों सवाल में आपके पास क्या है, सिंपल सा सवाल है, शुरू में बेसिक सवाल कर रहे हैं। सवाल में ये बोला गया कि एक सिलेंडर था, एक होलो सिलेंडर है, उसका इनर रेडियस कितना है R1, आउटर रेडियस कितना है R2, मतलब ये जो पार्ट शेडिड है इसी से करंट फ्लो कर रहा है, अंदर वाले पार्ट से करंट फ्लो कर रहा नहीं है। आपसे ये बोला गया बताइए कि इसकी करंट डेंसिटी कितनी होगी, इससे जो करंट डेंसिटी है, मान लीजिए इससे कुछ I करंट फ्लो कर रहा है आपके पास में, यहाँ पे कुछ I करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट I फ्लो कर रहा है नेट, यहाँ पे करंट I इज फ्लोइंग लिखा भी हुआ है। तो आपसे पूछा कि बताइए करंट डेंसिटी कितनी होगी, तो आप निकाल पाएंगे क्या, निकाल के बताइए कितना आ रहा है। हुआ भाई, तो आप क्या बोलेंगे सर, जो यहाँ पे करंट डेंसिटी आएगा आपके पास, दिस इज I डिवाइड बाय जिस एरिया से करंट फ्लो कर रहा है, तो एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इससे कितने एरिया से पास हो रहा है, क्या पूरे से पास हो रहा है कि नहीं, इस वाले पोर्शन से पास हो रहा है। जैसे मान लीजिए इसका अगर आप यहाँ से अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे इस तरफ से, तो ऐसा दिखाई देगा आपको कि सर सिर्फ इतने पोर्शन से करंट फ्लो कर रहा है। अगर इतने पोर्शन से बच्चों करंट फ्लो कर रहा होगा आपके पास, तो आप कितना एरिया कंसीडर करेंगे यहाँ पे, दिस इज पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। सिंपल था सवाल, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, क्लियर है। ठीक, एक और सवाल कर लीजिए, ये छाप लिया आपने, इसमें हमने सिर्फ ये वाला एरिया नहीं लिया बिकॉज़ इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा, इससे फ्लो कर रहा है, हमने सिर्फ यही वाला एरिया हमें लेना था। अब आपके पास में ऐसे एक मान लीजिए ऐसे एक सिलेंड्रिकल वायर है, ऐसे क्या आपके पास बच्चों एक सिलेंड्रिकल वायर है, इसकी रेडियस आपके पास कुछ कैपिटल R है, ठीक है। जो J है आपके पास वो नॉन यूनिफॉर्म है, J कुछ मान लीजिए J इज इक्वल टू 3R वेयर R इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वेयर R इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्या बताना है आपको, फाइंड टोटल करंट, फाइंड टोटल करंट, बता पाएंगे। ऐसे एक सिलेंड्रिकल वायर थी, देखिए ये ऐसे वायर का ये सिर्फ फ्रंट व्यू है, ऐसी है वायर टोटल आपके पास, ऐसी वायर है, इसका जो फ्रंट व्यू है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास R, और जो J है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे R पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर। ये लिख लीजिएगा, दिस इज सिलेंड्रिकल वायर, दिस इज सिलेंड्रिकल वायर, उसका फ्रंट व्यू मैंने दिखाया है आपको, ये इसका फ्रंट व्यू है, दिस इज
फ्रंट व्यू। कैसी वायर? आपके सिलेंड्रिकल वायर। कहां से बोला गया बताइए टोटल करंट कितना पास होगा बच्चों, ये आपको निकालना है। आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने इसको मिटा के फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो आपने सवाल अटेम्प्ट कर लिया। सवाल में क्या था आपके पास, ऐसे बोला गया था कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, बना दिया, और यहाँ पे जो आपके पास में r दूरी पे जो करंट डेंसिटी थी वो थी J = 3R, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। आपसे बोला गया बताइए इस पूरी वायर से पास होने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे r दूरी पे जाके करंट डेंसिटी पता है ना, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोटा सा एक एरिया पकड़ लेते हैं, यहाँ पे एरिया पकड़ लेते हैं। इस एरिया का नाम क्या बच्चों आपके पास, डीए नाम। इस एरिया क्या नाम है, डीए नाम। तो मैंने इसका रख दिया डीए। तो मैंने बोला इस छोटे से एरिया से पास होने वाला जो करंट होगा उसका नाम डीए ही रख दिया। तो कितना आएगा 3i मल्टीप्लाई एरिया, एरिया कितना आपके पास 2πr dr। इसको अगर आप इंटीग्रेट करने जाएंगे तो यहाँ पे z कितना बनेगा, डी की जगह तो बन जाएगा i, यहाँ पे कितना बन जाएगा आपके पास 6πr² ना, तो ये कितना बन जाएगा r³ 3। सही। क्या किया हमने, मैंने बोला यार इस वाले पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी है वो पता है, तो यहाँ पे छोटा सा कोई एरिया में पकड़ता हूं तो उससे पास होने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा। तो मैंने यहाँ पे J लिखा, J में इस छोटा सा एरिया मल्टीप्लाई किया। अब छोटा सा एरिया कितना है, ये पेरिफेरी की लेंथ है 2πr, इसकी विड्थ कितनी मानी है हमने dr, इसकी विड्थ यहाँ पे शो कर देता हूं मैं, इसकी जो विड्थ है हमने वो कितनी मानी है dr। तो इसका एरिया मिल गया ना आपको, ये 2πr मल्टीप्लाई dr। ठीक है, अगर आप इसे इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा, यहाँ पे ये 6 आ गया, ये पाई आ गया, और r² का अगर इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा r³ 3। लिमिट्स कहां से कहां तक लगाई बच्चों, 0 से लेके कैपिटल R तक लगाई। तो i की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2πr³। तो ये करंट आ गया। सिंपल सी बात थी, हमें करंट डेंसिटी पता होना चाहिए। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डिवाइड बाय एरिया। हमने उसका यूज किया और इजीली सवाल सोल्व हो गया। बच्चों मान लीजिए कभी ऐसी आपके पास में वायर हो, ऐसी वायर हो, मतलब ये समझ में आ रहा है यहाँ वाला क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, ऐसे आपके पास में पाइप थोड़ी बेंड होती जा रही है। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से निकलेगा भी कितना करंट आपके पास में, आई करंट ही यहाँ पे निकलेगा। करंट को आप लिंक कर सकते हैं पानी से। आप किसे लिंक कर सकते हैं बच्चों, पानी से। अगर मान लीजिए यहाँ से आप कुछ पानी डालते हैं, जितना पानी आप यहाँ पे डालेंगे उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। ऐसे ही होता है आपके पास। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने टैप से इसको लगाया तो जितना पानी इस टैप से बाहर इसमें एंटर होगा उतना इस टैप से बाहर निकलेगा, इस वाले एंड से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे करंट कितना, जितना वो उतना करंट क्या होगा यहाँ पे होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे करंट देखें तो वो भी इतना ही होगा, यहाँ पे करंट भी इतना ही होगा। तो इसके हर एक पॉइंट पे जो करंट आता है उसकी वैल्यू क्या आती है आपके पास, सेम आती है, और डायरेक्शन भी ऐसी रहती है। और डायरेक्शन कैसी रहती है बच्चों, ऐसी रहती है आपके पास। अब मान लीजिए आपसे कभी भी कोई ऐसे पूछे सर इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना पास हो रहा है करंट S1, फिर पूछे सर इस S2 से कितना, कोई भी क्रॉस सेक्शन बच्चों आप पकड़ लो, सभी से जो करंट पास हो रहा होगा I पास थ्रू S1, I पास थ्रू S1, S2, S3, कोई भी होगा, सबसे कितना होगा आपके पास I। कैसा भी क्रॉस सेक्शन अगर आप पकड़ेंगे करंट बदलेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ गई। मान लीजिए वायर कभी ऐसे स्ट्रेट हुआ, मान लीजिए ऐसे कभी एक वायर है, यहाँ पे इससे कुछ करंट आई एंटर हो रहा है, तो यहाँ से निकलेगा और कितना आपके पास पक्का आई निकलेगा, चाहे इसकी शेप कैसी भी क्यों ना हो जाए। यहाँ से अगर आई है तो यहाँ पे पक्का आई आएगा, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे आई रहेगा, ऐसा करंट हर एक पॉइंट पे ऐसा रहेगा। आप कोई भी एरिया पकड़ लीजिए, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ऐसे कोई भी एरिया पकड़ लीजिए, सबसे जो करंट आएगा आपके पास में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई आएगी। क्लियर। करंट डेंसिटी आपके पास में डिफरेंट आएगी। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे करंट डेंसिटी कम है, यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या है आपके पास ज्यादा है। अगर आप इस वाले नाम पे ले रहे हैं J1, यहाँ पे ले रहे हैं बच्चों J2, यहाँ पे ले रहे हैं J1, यहाँ पे ले रहे हैं J2, तो J1 और J2 पे आप कैसे निकालेंगे करंट डेंसिटी, तो आप बोले J1 की जो वैल्यू है वो कम है एज कंपेयर टू J2, बिकॉज J2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, J2 है I डिवाइड बाय ये वाला एरिया, और J1 है I डिवाइड बाय ये वाला एरिया। मेरी बात समझ में आ गई। तो कभी भी कैसी भी ट्यूब हो, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, तो अगर आपको किसी एक पॉइंट पे करंट पता है तो हर एक पॉइंट पे करंट उतने का उतना ही रहेगा। करंट डेंसिटी वेरी की जा सकती है, डिफरेंट पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या होगी बच्चों आपके पास, डिफरेंट होगी। आई होप आपको ये बात समझ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है, थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं बच्चों। अभी हम करंट का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हैं। हम देखते हैं छोटे से मतलब क्या कोज रहता होगा, करंट कैसे फ्लो करता होगा, क्यों फ्लो करता होगा। हम बिल्कुल छोटा एनालिसिस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ करंट।
तो देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई एक वायर है जिसपे बैटरी नहीं लगाई, तो आप वायर आपने देखी है, उस पर कोई बैटरी नहीं, सीधी वायर है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे होंगे आपके पास में, ये रैंडम मूव कर रहे होंगे कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा? तो हम पहले भी जान चुके हैं सर, जब आपके पास में एक नॉर्मल वायर होती है, उस पर कोई बैटरी नहीं लगाई, तब उसके इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे नहीं होते, वो सब इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, और वो स्पीड किसके बराबर होती है? 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है सर, जो इलेक्ट्रॉन्स है सब इलेक्ट्रॉन पागल की तरह भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ टकरा है, यहाँ पहुंच गया वापस। मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, तो मैंने ये दिखाया कि इधर टकरा टकरा के वापस यहीं पे आ गया, मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हमने कितना दिखाया है? 0 दिखाया है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा होता होगा भाई यहां से कुछ मान लो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ 5 लाख इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, तो 5 लाख इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए होंगे। पर मैंने इसको डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने के लिए मैंने यही बताया, एक इलेक्ट्रॉन का जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया बच्चों? आपके पास 0 आया। पर ऐसा नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पे पहुंच गया हो, तो पर इसके पीछे वाला यहाँ पहुंच गया होगा, तो उसकी वजह से नेट करंट कितना आता है? आपके पास 0 आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन से चलते हैं, ऐसे भागते, मतलब अपनी वेलोसिटी से मूव करते हैं, मूव करते फिर टकरा जाते हैं, फिर मूव, फिर शुरू होते हैं, फिर टकराते हैं, ऐसे ऐसे इनकी एनर्जी कुछ कुछ, मतलब इनके पास वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वो रैंडम वेलोसिटी है, उसकी वजह से उस रैंडम वेलोसिटी अच्छी खासी है, फिर भी करंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाते हैं, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आप इसे कंसिडर करेंगे तो। क्लियर? तो आप ये बात लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन्स आर free to move with speed, कितनी स्पीड? 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद स्पीड 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, बट डेल्टा क्यू नेट फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन कितना है आपके पास? 0। किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर आप नेट चार्ज फ्लो देखेंगे तो वो 0 आता है। इस वजह से जो आई नेट आता है आपके पास में, आई कितना आता है? 0 आता है। क्लियर? अब सोचिए अगर आप इसमें बैटरी लगा देते हैं तो क्या होता है? बैटरी का काम ये होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे ऐसे एक वायर है आपके पास, यहां पे ऐसे एक वायर मान ली, यहां पे क्या किया? बैटरी लगा दी इसने, ऐसे बैटरी लगा दिया, ये हाई वोल्टेज को शो करता है, ये लो वोल्टेज को शो करता है। बैटरी के बारे में हम अच्छे चर्चा करेंगे, एक बार आप आइडिया ले लीजिए। बैटरी का सिंबल ये होता है, आपके लिए मतलब नया नहीं, आप जानते हैं, ये शो करता है हाई पोटेंशियल को और ये शो करता है लो पोटेंशियल को। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे या फिर V वोल्ट की मान लेते हैं, कितने वोल्ट की? V वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ 0 होगा और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? कुछ V होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बैटरी का काम ही ये होता है कि आपने जिसके क्रॉस बैटरी लगा दी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दे। अगर 10 वोल्ट की होती तो दोनों एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 हो जाता, 20 वोल्ट की होती दोनों एंड से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता? 20 वोल्ट का हो जाता। तो यहाँ पे कुछ V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चों के? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसके अंदर, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो आपके पास में चार्जेस हैं, जो चार्जेस है वो क्या है? फ्री है मूव करने के लिए। चार्जेस जैसे रैंडम मूव करते वैसे मूव कर रहे हैं, पर अब की बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इनको थोड़ा बायस होना पड़ेगा। अब इन पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुआ। किस डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो गया बच्चों? इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगना शुरू हो गया आपके पास? दैट F इज इक्वल टू E। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे इनके ऊपर F नेट 0 था, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इस वजह से रैंडमली मूव कर सकते थे। पर अब की बार इनका मोशन बायस हो गया, इनको पीछे की तरफ थोड़ा टिल्ट होना पड़ेगा, पीछे की तरफ थोड़ा मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, E मल्टीप्लाई कैपिटल E। वो क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ बैटरी लगा दी। बैटरी से क्या हुआ? बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस आया, और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड आया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन इलेक्ट्रॉन से पीछे की तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, इस फोर्स से क्या होगा? इस फोर्स से ये होगा, अगर आप इस अब की बार देखेंगे तो यहां पे जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन था, ये जो इलेक्ट्रॉन था, पहले इलेक्ट्रॉन क्या करता था? ये रैंडम मूव करके वापस यहीं पे आता, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था। अब की बार ऐसा नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से ऐसे रैंडम कुछ मूव करेगा, फिर यहां पहुंच जाएगा कुछ इतना। ये क्या हो गया? इतना ये ड्रिफ्ट हो गया। ये क्या हो गया? इतना, इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 था, जो टकरा वकरा के वापस वहीं पे पहुंच रहा था, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं हो रहा आपके पास में। ये इलेक्ट्रॉन कहीं इधर गया होगा, दूसरा यहां पे आया होगा, पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए मैंने दिखाया भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 दिखाया, हमने एवरेज लिया भाई साहब। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट एवरेज अगर आप चेक करें तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर पर अब यहां पे अब की बार देखेंगे तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आएगा, इसका एक ड्रिफ्ट आ गया। किसकी डायरेक्शन में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। तो ये क्या आ गया बच्चों, आपके पास ड्रिफ्ट आ गया। तो हमने बोला इन दिस केस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बायस्ड, इज बायस्ड। अब क्या, ये बायस है, क्यों बायस्ड है आपके पास, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपके पास में ड्रिफ्ट आ गया। अच्छा, अगर हम ये ड्रिफ्ट चेक करें भाई साहब, ये ड्रिफ्ट कितना है, इसकी कैलकुलेशन कितनी है, तो उसके बारे में ये थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले आपने इसको छाप लिया क्या, पहले आप इस पोर्शन को छाप लीजिए ना, मैं इसको मिटाऊंगा, फिर अपने इस पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मैं उसी को यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेट करूंगा। तो आइए अब इस ड्रिफ्ट की वैल्यू निकालते हैं। ये आपने देख लिया। अब की बार आपके पास इलेक्ट्रॉन पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वजह से इलेक्ट्रॉन में थोड़ा ड्रिफ्ट आया। अब अगर आप यहाँ पे ड्रिफ्ट की वैल्यू देखें, सर ड्रिफ्ट कितना आता है आपके पास, तो ड्रिफ्ट के लिए क्या लिखना है, वो डिस्टेंस है ना आपके पास में, तो ड्रिफ्ट को बोलते हैं लैम्डा, और इसे दूसरा नाम भी है इसका मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। अब सर कितने टाइम में ये ड्रिफ्ट आया, मतलब ये डिस्टेंस आया तो कुछ टाइम इंटरवल में आया होगा, टाइम इंटरवल ज्यादा होगा तो ये ड्रिफ्ट ज्यादा आएगा। अब कितने टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं दैट इज ड्रिफ्ट, दिस इज द मीन फ्री पाथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन। क्या ये बोल रहा हूं, ये जो ड्रिफ्ट है ना वो किसके बीच का, मतलब कितने टाइम इंटरवल की ड्रिफ्ट है, जितने टाइम इंटरवल में दो कोलिजन हो रहे हैं। जैसे मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन हूं, मैं यहां पे से चला, थोड़ी देर चला, फिर मैं कहीं से जाकर टकराऊंगा, तो मेरे चलने से, जैसे अभी मैं टकराया, रुक गया, फिर वापस चला, फिर वापस टकराया, तो इन दो टकराने के बीच में मैंने कितना ड्रिफ्ट किया, हम वो निकाल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मीन फ्री पाथ। देखिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो बहुत आएगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो किसी भी छोटे टाइम इंटरवल आप डिस्टेंस ट्रेवल बात करें तो अच्छी खासी आएगी। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। मैं एवरेज किस वजह से कर रहा हूं, बिकॉज ये अब रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब हर एक पार्टिकल इतना इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन इतना इतना शिफ्ट हुआ, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। कोई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया होगा, कोई इधर ज्यादा चला गया होगा, जैसा समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था, कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था, ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पे 5 मीटर आगे चला गया होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कुछ इधर चला गया, ऐसा कुछ मोशन हो गया होगा। मान लीजिए इधर कुछ चला गया होगा, कुछ ये कुछ डी डिस्टेंस चला, तो ये कुछ एक्स डिस्टेंस चला होगा। तो एक्चुअल में रैंडम मोशन है, आप उसे जज ही नहीं कर सकते, पर हमने बताया सबके एवरेज की हम बात कर रहे हैं, सबके एवरेज की, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर आप मोशन देखेंगे तो उन सबका एवरेज कंसीडर करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो नेट अगर आप एवरेज देख रहे हैं तो वो शिफ्ट हुआ दिखाई देगा, किस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और तो यहां पे जो हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाउ क्या है आपके पास में, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्योंकि एक टाउ टर्म होती है, वो क्या कहलाती है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब ये है टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन, दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम हुआ है उसे क्या बोलते हैं, टाउ। अब आप समझिए, जैसे मैं अभी चला, अभी जरा थोड़ी देर चला, फिर मैं भिड़ गया, फिर वापस चला, फिर भिड़ गया, तो भाई साहब मैंने रिलैक्स कब किया, जब मैं भिड़ नहीं रहा था। जैसे मान लीजिए एक चीज से उसे मैं टकरा गया, टकराया, फिर चला, फिर टकरा गया, तो भाई साहब जितने टाइम एक बार आपने कोलिजन किया, उसके बाद दूसरा कोलिजन होगा, उसके बीच का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। आप ऐसे समझ, उतने में रिलैक्स हो रहा है ना, अब टकरा नहीं रहा, तो रिलैक्स हो रहा है। तो ये टाइम के टाउ क्या आपके पास, रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या ये क्या है आपके पास, ये टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन। तो अगर आप यहां पे ये मीन फ्री पाथ निकालेंगे तो ये क्या, ये डिस्टेंस है, ये किसके बराबर होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है इसमें। अब भाई साहब ये यू क्या है, ये यू, दिस इज एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। कैसे 0 आई, बिकॉज आप सोच के देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था आपके पास में, तब सभी पार्टिकल कैसा मूव कर रहे थे, रैंडम मूव कर रहे थे, और अगर रैंडम मूव कर रहे थे उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। टी आपके पास में क्या है, यहाँ पे टी की जगह टाउ पुट करूं, रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, यहाँ पे इस वाले केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, दिस इज ई बाय एम, क्लियर। तो यहां से अगर आप लैम्डा को लिखेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 बन गई, क्योंकि यू एवरेज कितना है, 0, तो किसके बराबर आया, हाफ, ए की जगह बच्चों कितना आया, ई बाय एम, टी की जगह आया टाउ स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये तो भाई साहब मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है ये, मीन फ्री पाथ। अब अगर आप बात करेंगे मीन फ्री पाथ को छोड़ के, अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट। ये किसका एक्सप्रेशन था आपके पास में, ड्रिफ्ट का, जिसको आप मीन फ्री पाथ बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। अभी हम
अभी हम निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो हम इसको पहले मिटा लेते हैं। ये आपने छाप लिया ना बच्चों, इसको कहीं और यहां पे इसको मैं मिटा देता हूं ना। तो अगर आप यहां पे इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिद्दी इनका यार छूट नहीं गया, ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम बात करते हैं, ये आपके पास में अगर ड्रिफ्ट, अब हम बात करते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर आप इसे ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब भाई साहब ये टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बनता है, उसे लिखते हैं वीडी। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो किसके बराबर आता है आपके पास, रिलैक्सेशन टाइम। ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना आपके पास, ये क्या है आपके पास में, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करें तो वेलोसिटी मिलेगा। तो ये कितना आएगा आपके पास, रिलैक्सेशन, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय टाइम। आप सोच के देखिए, ये किसी टाउ टाइम में इतना डिस्प्लेस हुआ, तो अगर आप वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो आ जाएगी ना वीडी। वीडी कितना है आपके पास, वीडी आएगा, मीन फ्री पाथ की वैल्यू है हाफ लैम्डा ई बाय एम टाउ स्क्वायर, और टाइम कितना लगा टाउ, टाउ से टाउ साफ हो गया। तो वीडी का एक्सप्रेशन कितना आ गया बच्चों, वीडी का एक्सप्रेशन आ गया लैम्डा ई डिवाइड बाय 2m मल्टीप्लाई टाउ। ये आ गया भाई साहब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन। सिंपल सी चीज थी, आप समझिए। आपको ये समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बायस हो गया, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगे। तो हमने देखा भाई एक स्पेसिफिक टाउ टाइम में, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। वो क्या है कि जो एवरेज, जैसे सब पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे होंगे, आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो जाके जो आपके पास में फिक्स्ड चार्जेस होंगे, जैसे मान लीजिए वायर है तो वायर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से मिले, तो न्यूक्लियस से जाके वहां पर टकराती है वो। अब वो इलेक्ट्रॉन जाके टकराते हैं, तो उसके कॉन्जिक्यूटिव दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम आता है, उसको हमने क्या बोला, रिलैक्सेशन टाइम बोला। तो मैंने देखा रिलैक्सेशन टाइम में पार्टिकल कितना ड्रिफ्ट हुआ, तो मैंने लिखा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी बिकॉज रैंडम मोशन था, तो यू एवरेज को कितना कंसीडर किया, 0। हाफ ए की जगह कितना, ई बाय एम, और टाइम की जगह कितना, टाउ स्क्वायर। अब अगर आप देखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड, तो किसके बराबर है, मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय टाइम। मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास में आ गया बच्चों किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्लियर। अब आप इसको छाप लीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते। तो हमने भी दो रिजल्ट निकाले थे, एक तो निकाला था मीन फ्री पाथ का, वो ये रहा, और एक निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो एक्सप्रेशन ये रहा। हमने ये मान लिया कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मान लीजिए आप बैटरी लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है, और उसके ड्रिफ्ट होने की जो स्पीड है आपके पास में, वो ये स्पीड है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब मान लीजिए अगर आपने बैटरी लगा दिया होगा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में बैटरी लगा दिया, तो बैटरी लगाने के बाद में क्या हो रहा होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है, वीडी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है। क्लियर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में वीडी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है। किस स्पीड से ड्रिफ्ट हो रहा है, वीडी स्पीड से ड्रिफ्ट हो रहा है। वी assume that after applying external electric field, every electron drift in opposite direction of electric field। चमक बच्चों इतनी बात, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई सब इलेक्ट्रॉन बहुत ही समझदार बन गया, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो पागल होता है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो भाई साहब कि हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यूनिफॉर्म मोशन करने लगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमने, क्योंकि देखिए यार मोशन इतना रैंडम है, उसको हम समझ नहीं सकते, तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा एक पैटर्न में दिखा दिया। हमने बोला कि अगर आप ऐसे मानेंगे हर एक इलेक्ट्रॉन एक वीडी स्पीड से चलना शुरू हो गया इस तरफ, तो रिजल्ट सेम आएगा। पर रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। रियलिटी कुछ हो रहा है। रियलिटी क्या है, हर इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, पर थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता जा रहा है। पर हमने क्या माना, हमने सिर्फ ये माना, एक्चुअल में ऐसा मोशन नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे जा रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कैसे कर रैंडम मोशन कर रहा है, पर कुछ थोड़ा सा इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। हम सिर्फ ये बात करें, सर ये रैंडम मोशन हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चीज शिफ्ट कितना हुआ, तो शिफ्ट ऐसे दिखा सकते हैं। तो हमने करंट को, ये बात लिख लेना कि हमने करंट को समझने के लिए ऐसा माना
क्योंकि हमें पता है भाई साहब करंट को समझने के लिए यही डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, रैंडम मोशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब किसी टी टाइम में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस चला, तो आप बोल देंगे सर वीडी इंटू में टी। गलत बात, ऐसा नहीं चल रहा भाई, बहुत डिस्टेंस चल के आया, पावर टकरा रहा था ना, कितनी स्पीड से चल रहा था। पर क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट अगर आप पूछेंगे ना, अगर आप ये पूछे सवाल में कि सर एक किसी पार्टिकल का एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टी टाइम में, तब आप बोल सकते वीडी इंटू में टी। डिस्टेंस पूछेगा तो भाई साहब बहुत लार्ज डिस्टेंस चल के आया, तो हमने क्या किया, हमने बोला हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हमने सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वीडी से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वीडी से चलने लग गए, सब पहले 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड चल रहे थे, अब वीडी चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप स्पीड निकालेंगे तो वीडी है। तो हमने समझने के लिए हमने ये मान लिया ऐसा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा। ये बात आप लिख लीजिएगा, एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा, ये बात आप लिख लेना यहाँ पे ना, ये हमने मैं लिखा ना वी एज्यूम्ड इसीलिए लिखा बिकॉज एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा। एक्चुअल में कुछ और सिचुएशन है, सब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, पर हम वो मान नहीं रहे, हम सिर्फ ऐसे मान रहे हैं कि सब इलेक्ट्रॉन बहुत समझदार हो गए, बहुत ही शांति प्रिय हो गए, आराम से वीडी स्पीड से आगे चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने लैम्डा का एक्सप्रेशन निकाला था, वीडी का एक्सप्रेशन निकाला था। अभी हम ये देखते हैं वैसा, अगर हमें वीडी की टर्म में, अगर हमें देखो बच्चों, करंट का स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जैसे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, इसमें जो आएगा वो आपको बता दूंगा, मैं समझा रहा हूं, ऐसा नहीं सर ये इससे सवाल आना ही आना है, इससे बहुत ही रेयर चांसेस से नहीं मिलेगा सवाल, जहां से सवाल आएगा जो होगा वो मैं बता दूंगा, पर स्टार्टिंग वाले में थोड़ा सा हम एनालिसिस कर रहे हैं ताकि चीजों की थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगर आपको चमक रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं चमक रहा तो आप थोड़ा आइडिया लेके रखिए, बाई चांस मान लीजिए कभी बोर्ड में लिखना आ जाए भाई माइक्रोस्कोपिक, इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। मतलब जेई नीट में आपको सवाल इसका नहीं मिलेगा भाई साहब, इसका अगर आप देखेंगे सर वीडी का एक्सप्रेशन कैसे निकाला था, वो सब डेरिवेशन वो सब नहीं मिलेगा आपको। तो जो काम की बात है वो अलग है, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि करंट कैसे फ्लो करता है। अभी जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वो कैसे करेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भी ठीक है, आपने जो बोला वो मैंने मान लिया कि हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे वीडी स्पीड से मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, वो वीडी स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर आप करंट लिखेंगे तो करंट कितना लिखेंगे, ये आपको निकालना है। तो मैंने ये बोला यार, इस वाले एरिया से किसी एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितना चार्ज पास होगा वो करंट के बराबर होगा। बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने करंट निकालने के लिए ये बात माना कि हर एक इलेक्ट्रॉन वीडी स्पीड से मूव कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आप मान लीजिए, करंट से ही बताओ मुझे। तो मैंने बोला करंट के लिए मैंने क्या ये माना था, हर एक इलेक्ट्रॉन वीडी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये बोला गया कि भाई बताओ इससे करंट कितना पास हो रहा होगा। तो मैंने ये बोला, मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया पकड़ लिया, इससे 1 सेकंड में पास होने वाला अगर मैं चार्ज निकाल लूं तो वही करंट होगा, सही है ना। I इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो अगर मैं ये देख लूं 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड चार्ज पासिंग थ्रू एरिया इज क्यू नॉट, देन आई भी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। सही बात है। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है। तो मैंने देखा हर एक इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है, वीडी स्पीड से मूव कर रहा है। तो 1 सेकंड बाद में जो इलेक्ट्रॉन यहां से वीडी डिस्टेंस दूर होगा वो यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि वीडी डिस्टेंस से मूव कर रहा है। और 1 सेकंड में कितनी दूरी चल देगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो वीडी दूर होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में वीडी डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, वीडी लेंथ के बराबर का। तो मैंने बोला अगर मान लीजिए मैं जिस क्रॉस सेक्शन से आपको करंट निकालना है उससे आप वीडी डिस्टेंस दूर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 1 सेकंड बाद में यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडी स्पीड से मूव कर रहा है, और वीडी स्पीड से मूव करता है 1 सेकंड में वीडी डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की तरफ हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे, सर इस वाले रीजन के अंदर जितना भी चार्ज होगा, इस वाले रीजन के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा इससे पास हो जाएगा 1 सेकंड के बाद में। समझ में आ रही है ये बात? देखिए आपको पता है, एक बात समझाता हूं। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं कि यहां पे सब लोग जो हैं वो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहे हैं, ये वाला पॉइंट है आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे, सर जो बंदा यहां से 5 मीटर दूर होगा, जो बंदा यहां से 5 मीटर दूर होगा वो 1 सेकंड बाद कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। सही है ना ये बात, यहां पे पहुंच जाएगा, बिकॉज 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, 1 सेकंड 5 मीटर चल लेगा। तो इससे आगे आगे वाले जितने बंदे होंगे वो सबके सब इसे क्रॉस कर लेंगे।
सेम कंसेप्ट मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में वीडी चलेगा, और अगर 1 सेकंड में वीडी चलेगा, इस डायरेक्शन में वीडी चलेगा वो, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन वीडी दूर होगा वो यहां पहुंच जाएगा, और अगर वो यहां पहुंच जाए, जो शेडेड पोर्शन है उस पूरे पोर्शन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस कर जाएंगे। समझ में आ गई ये बात? तो हमने यहां पे लिखा इन 1 सेकेंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स present in shaded portion will pass through given cross section जो क्रॉस सेक्शन आपको दिया है उससे जो शेडेड पोर्शन वाले इलेक्ट्रॉन थे वो सबके सब निकल जाएंगे। आइए वो निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए है। ए क्या है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, CSA मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, हमने इसका ए नोट माना है, ए मान लीजिए आप, ठीक है। तो मैंने लिखा आई किसके बराबर होगा, तो उसने बोला जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है वो, तो मैंने बोला कि हमने यहां पे एक एन टर्म मान लिया। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पता है भाई साहब इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पर पता तो होना चाहिए भाई साहब इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। भाई जो मतलब इसके कोरस्पोंडिंग वायर है, तो A मल्टीप्लाई VD वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन उसको पास कर रहे हैं, पर पता तो हो भाई साहब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मैंने टर्म डिफाइन की N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक कंडक्टर के तो वो डिफरेंट होंगे, कॉपर है तो कॉपर के लिए N अलग होगा, एल्यूमिनियम उसके लिए N अलग होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कंडक्टर की होती है ना भाई साहब, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो अच्छा कंडक्टर है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम वो बुरा कंडक्टर है। तो मैंने लिखा आई को क्या लिखा, अब मुझे ये देखना भाई साहब इतने वॉल्यूम में कितने हैं, इस वाले वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम कितना है A इंटू में VD। इतने वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है N, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे मल्टीप्लाई N। अरे मेरी बात समझ में आ रही? तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स इसको पास कर जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स इस शेडेड पोर्शन में है। और आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, आपको चार्ज चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा E। तो I का एक्सप्रेशन कितना आ गया बच्चों, NEAVD। ये एक्सप्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट्टा मारना है, आई किसके बराबर आता है, I इज इक्वल टू NEAVD। तो यहां पे N क्या हो गया आपके पास, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, E क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप A की बात करें तो A क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और VD क्या हो गया बच्चों आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। वापिस देख लीजिए, हमने ये माना हर एक इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, VD स्पीड से मूव कर रहा है। तो मुझे करंट चेक करना था VD की टर्म में, तो मैंने बोला यार इस वाले एरिया से मैं चेक कर रहा हूं। तो मैंने बोला हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड VD है, तो 1 सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहां से VD डिस्टेंस दूर होगा वो यहां पहुंच जाएगा। मतलब क्या होगा, 1 सेकंड के अंदर इससे आगे वाले जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन सबके सब इसको क्रॉस कर लेंगे। तो मैंने बोल दिया भाई साहब N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 सेकंड में कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, A मल्टीप्लाई VD। तो मैंने बोला A मल्टीप्लाई VD वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम N है तो N मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हमें चार्ज चाहिए था, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो मल्टीप्लाई E कर दिया, तो I का एक्सप्रेशन क्या बन गया, NEAVD। ये एक्सप्रेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको याद रखिएगा। आप में आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, आप इसको छापिए, फिर अपने थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन आया था करंट का, ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। कैसे निकाला था आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। हमने कई सारी चीजें करी तो मे भी आपको थोड़ा सा लग रहा है, एक बार आप खुद करके देखिए, रिजल्ट इजीली मिल जाएगा आपको। I इज इक्वल टू NEAVD। अगर मैं यहाँ से करंट डेंसिटी निकालूं J, तो J कितना है आपके पास, J इज इक्वल टू I डिवाइड बाई एरिया, और ये एरिया कितना बन जाए आपके पास, NEVD। तो J का जो एक्सप्रेशन आता है J का वो कितना आता है आपके पास, NEVD। क्लियर? अब है ना, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो उसका जो रिजल्ट आता है आपके पास ओम्स लॉ का, V बाय I इज इक्वल टू R दैट इज कांस्टेंट, आपने पढ़ा 10th क्लास में, वो कैसे निकल के आता है अभी हम वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसे देखेंगे R इज इक्वल टू L बाई A आता है, तो वो क्यों आता है, फिर वो भी देख सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से डिस्टेंस क्यों बढ़ता है, ये भी आप चेक कर, सब चीजें आपको दिखाता हूँ खोल के। मैं ये नहीं बोल रहा इसके बिना काम नहीं होगा, आप अगर इसको पहले आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आपको रिजल्ट बता दूंगा, आप रिजल्ट से काम करें ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं भी चाहता हूँ जितना मैक्सिमम हम डेप्थ में जा सकते हैं उतना डेप्थ में जाए। अभी देखिए I को हमने लिखा, I को लिखा NEAVD,
ये ठीक है बच्चों, जे की टर्म लिख दी हमने। अब एक मैं आपको दिखाता हूं कि V बाई आई इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट क्यों आता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखते हैं तो वैसा रो क्यों लिखते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से रो क्यों बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में रो क्यों घटता है, सब चीजें हम अभी यहां पे पोस्टमार्टम कर देंगे। देखिए आप VD का एक्सप्रेशन पता है आपको, VD का एक्सप्रेशन इजी है। पहले आप मीन फ्री पाथ लिखिए, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ यूटी तो जीरो हो गया बिकॉज एवरेज जीरो था, हाफ लिखा, ए की जगह लिखा ई बाई एम और टी स्क्वायर की जगह टाउ स्क्वायर आएगा, फिर डिवाइड बाय टाउ करेंगे तो ये ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। ये एक्सप्रेशन याद हो गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना है, डिवाइड बाय टाउ करना है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप इसको यहां पे पुट कीजिए तो आई का एक्सप्रेशन बना, आई इज इक्वल टू एन ई ए, वीडी की जगह बच्चों कितना है, हाफ ई बाई एम मल्टीप्लाई टाउ। इतना सही। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में लिखता हूं मैं, तो यहां पे n कांस्टेंट है। n क्या होता है बच्चों, n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। मटेरियल कॉपर होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अलग आएगा, मटेरियल एल्यूमिनियम होगा तो अलग आएगा, ब्रास होगा तो कुछ अलग आएगा। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये ई स्क्वायर, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसी पे डिपेंड करता नहीं है। ए क्या है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ये शेप पे डिपेंड करता है भाई। अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया उस वायर का अलग होगा तो अलग आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, ये एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे ये m आ गया, ये m किसका मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है साहब, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया, ई स्क्वायर लिख दिया, m लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पे क्या बच गया, एक टाउ और लिख लो। टाउ क्या है बच्चों, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या है, टाउ है। बहुत बढ़िया, ये वाली टर्म क्या बन गया आपके पास, a मल्टीप्लाई ई। सही है। अब हमें पता है भाई साहब, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं होती, पोटेंशियल की बात होती है। आप बार बार देखते हैं पोटेंशियल इतने वोल्ट की बैटरी, इतने वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे ई इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके पास में, पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लिख दिया ई किसके बराबर हो जाएगा, ई हो जाएगा आपके पास में डेल्टा वी डिवाइड बाई एल। अरे सही है, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एल होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई लेंथ, ऐसा ही आएगा एक्सप्रेशन आपके पास। ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये वैल्यू है पुट कर दीजिए, तो यहां पे क्या बनेगा, I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाय 2m टाउ, और यहां पे बन गया A डेल्टा V बाय L। अब देखो जानी पहचानी टर्म बन रही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, करंट भी आ गया, और यहां से अगर आप बच्चों देखेंगे तो डेल्टा V डिवाइड बाय I, डेल्टा V डिवाइड बाय I किसके बराबर आया, 2m एन ई स्क्वायर टाउ, और ऊपर आ गया L और यहां पे आ गया A। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट इसके बराबर आ रहा है, और इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। मैं चाहता हूं मैं सीधा लिखा देता भी ओम्स लॉ डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फिर आप क्या करता सीधा आर कर देता, पर नहीं, हमें जितना 11वीं बारी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहिए हमें। तो ये एक्सप्रेशन आ गया डेल्टा वी बाय आई, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब भाई साहब इस वाले टर्म को बोलते हैं रेजिस्टेंस, इस वाले टर्म को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और ये वाली चीज देखिए, ये लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लेंथ है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। 2 नंबर है, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, e चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। सही चीजें क्लियर है यहाँ पे। अब इस कचरे को बोलते हैं रो, ये जो कचरा है ना 2m डिवाइड बाय n स्क्वायर टाउ, उसको क्या बोलते हैं, रो। बिकॉज कौन इतना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, n किस पे डिपेंड करेगा, जो तेरे पास में मटेरियल है उस पे डिपेंड करेगा, e फिक्स है, टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बिकॉज अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी कोलाइड होगा, टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे कोलाइड होगा। क्लियर। तो यहाँ पे सब टर्म्स तो क्लियर है, टर्म लिख दो। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा अगर आप बात करेंगे, n हो गया आपके पास में, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, टाउ क्या हो गया बच्चों, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है, यहां तक आ रहा है, ठीक। और ई चार्ज है, बाकी सब चीजें पता है। तो मैंने यहां से क्या एक्सप्रेशन लिखा, मैंने लिखा डेल्टा वी डिवाइड बाय आई का जो एक्सप्रेशन आया उसे लिखा रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। ये जो पूरा कचरा था इसका नाम रो रख दिया। तो यहाँ पे रो कितना बना बच्चों, रो आया आपके पास किसके बराबर, 2m एन ई स्क्वायर टाउ। इससे पहले 10वीं क्लास में रो का नाम सुना था, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिस्टिविटी। ये पूरी टर्म कहलाता है रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हमने लिखा। रो क्या कहलाता है यहाँ पे, रो क्या कहलाता है बच्चों, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी।
एल क्या कहलाता है? लेंथ अलोंग करंट फ्लो। एल इज लेंथ किसके अलोंग? अलोंग करंट फ्लो, करंट फ्लो। और ए क्या आपके पास में? एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। इस आप देखिए, जब हमने I इक्वल टू NEAVD लिखा था तो L क्या था? उसी के अलोंग लेंथ ली थी ना हमने। जो आपके पास में जो हमने जो भी सब एक्सप्रेशन लिखा उसमें क्या था? ऐसे हमने एक एलिमेंट पकड़ा था, ये सॉरी ऐसे एक वायर पकड़ी थी, इस डायरेक्शन के अंदर कितने चार्ज फ्लो ये देखा था। तो यहाँ पे जो L है वो क्या है? किसके अलोंग लेंथ है आपके पास में? लेंथ अलोंग करंट फ्लो। ए क्या आपके पास में? एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। ये वाली टर्म समझ में आ गई? ये रेजिस्टेंस, ये रेसिस्टिविटी, ये L और ये L सॉरी ए। तो यहां से ये ओम्स लॉ का रिजल्ट भी हमने देख लिया। ऐसे इस ओम्स लॉ के रिजल्ट को हम सोल्व आउट करके निकाल भी सकते हैं अभी तो। और रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन भी आपने देख लिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि भाई साहब रेजिस्टेंस में कैसे कैसे वेरिएशन आता है टेम्परेचर के साथ में, और वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ओवरव्यू अगर मैं आपको फटाफट करवाता हूं जितना हमने पढ़ा है। मैंने ये बोला कि जब आपके पास से बैटरी नहीं कनेक्टेड थी, सब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते थे, एवरेज वेलोसिटी 0। सब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड से, पर जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं उतने इस तरफ जा रहे हैं। फिर मैंने बोला अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया तो सब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट शो करेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। उस जो ड्रिफ्ट को हमने बोला मीन फ्री पाथ, उसकी वैल्यू निकाली, ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एक ही वैल्यू पुट की सब किया। फिर मैंने निकाला वहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, क्या किया? डिवाइड बाय टाउ किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। फिर मैंने देखा अगर ड्रिफ्ट, हमने ये बोल दिया कि हम अब ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जब आप बैटरी लगा देते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि गलत है, पर करंट निकालने के लिए सही है। बिकॉज करंट निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज चाहिए, पार्टिकुलर मोशन कैसे ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि वो डिस्प्लेस किस तरीके से हो रहा है। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। फिर हमने करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में लिखा, दैट इज I इज इक्वल टू NEAVD। फिर क्या किया? डिवाइड बाय एरिया किया, J आ गया। फिर मैंने VD की वैल्यू पुट करी, VD की वैल्यू पुट करी, तो मैं चाहता हूं इसका पोस्टमार्टम किया जाए, देखा जाए भाई साहब V बाय I इज इक्वल टू R क्यों आ रहा है आपके पास में, R इज इक्वल टू रो L बाय A क्यों आ रहा है। तो वैल्यू पुट करी तो ऐसा आया। पर मुझे यहाँ पे समझ में आया E की इस चैप्टर में इज्जत नहीं है, इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की इज्जत है। तो E को क्या लिखा? डेल्टा V बाय L। पढ़ा था ना हमने, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, तो डेल्टा V बाय L लिख दिया। हमने माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसके अंदर, अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एलिमेंट ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो E की जगह लिखा डेल्टा V बाय L। फिर यहाँ से मुझे समझा अच्छा डेल्टा V आया, I आया, डेल्टा V बाय I क्या होता है? R, तो डेल्टा V बाय I लिखा, तो ये टर्म आ रहा है। तो फिजिक्स में इस टर्म को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस टर्म को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका भी अगर आप पार्ट तोड़ेंगे जिसको बोलते हैं रो, इसका कचरे को क्या बोलते हैं? रो। इसको क्या बोलते हैं? L बाय A। तो मैंने लिखा डेल्टा V बाय I इज इक्वल टू रो L बाय A, और ये कचरा किसके बराबर है आपके पास? रो के बराबर है। क्लियर? तो मैं लिख दिया R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो क्या है बच्चों आपके पास? रेसिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टेंस। L क्या है? लेंथ अलोंग करंट फ्लो, लेंथ अलोंग करंट फ्लो, ध्यान रखना ये बात। और A क्या आपके पास में? एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। ठीक है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने इस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। बच्चों ये रिजल्ट हमने निकाले थे, रेजिस्टेंस का रिजल्ट निकाला, रेसिस्टिविटी का रिजल्ट निकाला। आपको मान लीजिए सब बोरिंग लग रहा है। स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी का थोड़ा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, थोड़ा सा मैथमेटिकल रहता है, लोग थोड़ा इसमें एंजॉय नहीं कर पाते। पर अगर आप ओवरव्यू में आपको लास्ट में कराऊंगा तो आप बोल सर कुछ भी तो नहीं पढ़ा, एक छोटी सी चीज थी उसी को बार बार घुमा फिरा के पढ़ रहे हैं। तो हमने जो रिजल्ट निकाले पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमने ये रिजल्ट निकाला कि R इज इक्वल टू रो L बाय A के बराबर है, और रो की टर्म ऐसी ऐसी है। अगर आप पूछो भाई साहब ये इस रो में कौन कौन से टर्म है, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमेशा फिक्स है। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये टाउ किस पे डिपेंड करता है? टाउ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्शन टाइम क्या होगा? कम होगा। तो हमने बोला एन डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। एन किस पे डिपेंड करता है? एन डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। क्यों? क्योंकि सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके लिए एन ज्यादा होगा, कोई ऐसा मटेरियल जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके लिए एन कम होगा। टाउ किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टाउ डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टाउ क्या होगा आपके पास में? घटेगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेंडमनेस बढ़ेगी, रेंडमनेस बढ़ेगी तो जो कोलिजन करने का जो टाइम होगा वो कम होता जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक। इसका मतलब क्या? रो किस पे डिपेंड कर रहा है? रो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो रेसिस्टिविटी है किस पे डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टिविटी इस प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर मान लीजिए आपको कहीं बोला जाए भाई साहब कॉपर की वायर, उसको कैसा भी रखिए, कॉपर है चाहे कॉपर से आप क्यूब बनाइए, स्फीयर बनाइए, कुछ नहीं, उसकी रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी।
एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। पर मान लीजिए आपके पास में कोई एक कॉपर की है, एक एल्यूमिनियम की है, तो इन दोनों की रेसिस्टिविटी डिफरेंट होगी, बिकॉज दोनों में एन डिफरेंट होगा आपके पास। और टाउ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? मटेरियल की। पर एक ही मटेरियल से आप डिफरेंट डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलूं कॉपर है, कॉपर से मान लीजिए एक आपने स्क्वायर रोड बनाई पहले, फिर आपने एक सिलेंड्रिकल रोड बनाई, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? रोड दोनों में सेम होगा बिकॉज मटेरियल सेम है, पर एल और ए बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाएगी। मतलब बच्चों रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अगर आप उसी स्पेसिफिक से अगर आप मान लीजिए एक रोड बनाते हैं, उसी से अगर आप सिलेंडर बनाते हैं, उससे थोड़ी पतली रोड बनाते हैं जिसकी लेंथ ज्यादा हो, या फिर आप थिक रोड बनाते हैं जिसकी लेंथ कम हो, मतलब लेंथ एरिया ही बदलने से आपके पास रेजिस्टेंस बदल जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। रेसिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हम इस बात को लिख देते हैं, रेसिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। एक स्पेसिफिक मटेरियल से आप कोई भी शेप बना लीजिए, रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगी पर रेजिस्टेंस बदल जाएगी। इतनी बात समझ रही है आपको? ठीक। अब आप देखिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर इफेक्ट ऑन रेसिस्टिविटी देखते हैं पहले। इफेक्ट ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर। अगर आप बात करते हैं कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, फॉर कंडक्टर हम रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बच्चों इंक्रीज करेंगे, तो रेसिस्टिविटी में ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, एन किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल। ये तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, वो थोड़ा सा चेंज आता होगा। ऐसा नहीं होता वैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज हो सकता है। तो हम एन को मानते हैं कि एन कांस्टेंट है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एन क्या रहेगा आपके पास? कांस्टेंट रहेगा। ठीक, बाकी सब एम तो बदल नहीं सकता मास। और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? टाउ क्या हो जाएगा आपके पास? टाउ डिक्रीज हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहे पर टाउ घट गया, तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमने क्या रिजल्ट निकाला? एज टेम्परेचर चेंजेस, एज टेम्परेचर चेंजेस रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर। अगर आप कंडक्टर के लिए बात करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब लोगों ने सर आप कंडक्टर क्यों चला रहे हैं, किसी कुछ और में कुछ और भी होगा क्या? हाँ होगा। देख, अगर आप बात करें नॉन कंडक्टर की तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो आपके पास में इसकी नॉन कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, बहुत कम होती है। नॉन कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम तक एक्सप्लेन कर सकता हूं, बिकॉज उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बहुत कम होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बहुत कम होता है आपके पास में, तो एन की वैल्यू टेंडिंग टू 0। तो रेसिस्टिविटी किसको टेंड कर रही है? इन्फिनिटी को। तो रेजिस्टेंस भी किसको टेंड कर रही है? इन्फिनिटी को। तो अगर हम बोले सर कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम क्यों होता है? कंडक्टर में इसलिए कम होता है बिकॉज एन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब आपको जो आपने पहले याद किया था सर आपकी कि नॉन कंडक्टर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्यों होती है? अब आप समझ सकते हैं। सर कंडक्टर रेजिस्टेंस कम क्यों होती है? अब आप समझ सकते हैं। आपको समझाया जाता था भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई साहब? क्योंकि रो की वैल्यू बढ़ जाती है। रो की वैल्यू क्यों बढ़ती है? बिकॉज टाउ की वैल्यू घट जाती है। क्लियर? फिर आपने सेमी कंडक्टर का नाम थोड़ा बहुत सुना होगा, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फॉर सेमी कंडक्टर अगर आप बात करेंगे, सेमी कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? आपको याद है क्या कुछ? सेमी कंडक्टर में क्या होता है? सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है कंडक्टर का। मतलब मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, क्यों हो रहा है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं बता दूं पहले क्या होता है। सेमी कंडक्टर कैसे काम करता है? सेमी कंडक्टर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस घटती है, करंट का फ्लो बढ़ता है। कंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस घटता है। ऐसा होता है, ऐसा मतलब ये लोग रिजल्ट बोलते हैं। मैं उस रिजल्ट को दिखाऊंगा क्यों सही है वो बात समझ में आ गई। कंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस घटता है। क्यों घटता है मैंने दिखा दिया, बिकॉज रो बढ़ता है। सेमी कंडक्टर में दुनिया ऐसे बोलती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटती है। यार ऐसा क्यों होता है? आजा मैं तो दिखाता हूं। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू, सेमी कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल से मिलकर बना होता है, अगर आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट चेंज होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काउंट क्या होता है? चेंज। जैसे टेम्परेचर बढ़े वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं। तो एन क्या होता है आपके पास में? एन विल इंक्रीज, एन इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं एन इंक्रीज रहता है। किसके लिए?
एन इंक्रीजेस लिख देता हूं। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। टाउ, टाउ तो सर सेम की सेम बात है, टाउ क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। अब समझ में आ रही है मेरी बात? अब आप देखिए सर, ये जो रेसिस्टिविटी है वो किस किस पे? एन पे और टाउ पे, दोनों पे डिपेंड करती है, पर दोनों अपोजिट हैं। ये बढ़ रहा है और ये वाला घट रहा है, पर जो एन का इफेक्ट आता है वो क्या कर जाता है बच्चों? डोमिनेट कर जाता है। तो आपको समझ में आया सर, रो आता है आपके पास, रो इज इक्वल टू 2mn ई स्क्वायर टाउ। तो एन तो बढ़ रहा है पर टाउ घट रहा है, तो सर कैसे चेक करेंगे? तो हमें, मुझे पता है कि भाई साहब जो एन है ना, एन डोमिनेट्स ओवर टाउ इन सेमीकंडक्टर। क्यों, क्या होता है सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री रेडिकल्स अच्छा खासा बढ़ जाता है, और अच्छा खासा बढ़ जाए तो एन की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, जितनी टाउ की वैल्यू घटेगी तो रो रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, इसकी वैल्यू कम घटी, तो नेट इफेक्ट इसका आ गया। तो नीचे वाली टर्म बढ़ गई, नीचे वाली टर्म बढ़ गई तो रो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब क्या है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस, किसके अंदर? इन सेमीकंडक्टर। इस पोर्शन की बच्चों अभी हमें जरूरत नहीं है, बाद में पड़ेगी, पर आप ये समझिए कि हमने पूरी कहानी खोल के रख दी। डेल्टा वी बाई आई इज इक्वल टू आर क्यों आ रहा है ये भी हमने देख लिया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए दुनिया क्यों लिखती है ये भी हमने देख लिया, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है ये भी देख लिया, सेमीकंडक्टर में क्यों घटती है ये भी देख लिया। और ये अपने आप में बड़ी बात नहीं थी, आप करेंगे खटाखट ये हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात चमक गई होगी। और आपने ये भी चेक कर लिया, अगर कोई पूछे भाई साहब कोई एक इंसुलेटर है उसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों होती है, तो आप बोले एन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। मजा आया? समझ में आया? छापिए। कुछ समझ में आया आपको? हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा, आई होप आपको वो बात चमक गई होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ रही है समझ में आ गया। अब आप देखिए, हम ऐसे लिखते हैं आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या लिखेंगे आप? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या बनेगा बच्चों? इसको क्या होता है? ओम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओम। ये आपके लिए नोन है ये टर्म, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है ओम, और ये बहुत बार यूज होगा हमारे पास, तो हम वैसे ही पता है, पर आप ठीक आप जानते भी इस बात को, ये ओम है। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी अगर आप बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो ऐसी कोई फेमस टर्म नहीं है, आपको यहां से यूनिट निकालना पड़ेगा। कितना आएगा आपके पास में? ये तो ओम हो गया, ये ओम, ये मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, तो क्या आएगा? ओम मीटर आएगा, ओम मीटर आ जाएगा। क्लियर? ठीक। अब अगर आप बात करें रो का टेम्परेचर से वेरिएशन कैसा आएगा रो का, तो आप बोलेंगे सर रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये क्या आपके पास में? टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रो। क्लियर? कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो ये ऐसे बढ़ेगा। तो अगर आप यहां पे देखें अल्फा, अल्फा क्या आपके पास? अल्फा बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंस बताएगा? टेम्परेचर पे डिपेंडेंस बताएगा। अगर आप देखें सर फॉर कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव, किसके लिए? फॉर कंडक्टर। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो ये वाली टर्म बढ़नी चाहिए ना, जो आपके पास में रो में जो फाइनल रो आना चाहिए वो बढ़ना चाहिए। तो अगर अल्फा पॉजिटिव है किसके लिए? कंडक्टर के लिए। अगर आप बात करेंगे अल्फा नेगेटिव आएगा किसके लिए? फॉर सेमी कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक्सप्रेशन को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो डेल्टा रो आएगा वो आएगा रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। आपको पता है सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा रो पॉजिटिव आना चाहिए कंडक्टर के लिए, इस वजह से अल्फा पॉजिटिव है। और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सेमी कंडक्टर के लिए तो ये घटना चाहिए, इस वजह से अल्फा क्या आता है आपके पास? नेगेटिव आता है। इतनी बात चमक गई बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा ये तो चेंज इन, अगर आप फाइनल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? फाइनल आपके पास में आएगा रो इज इक्वल टू, जो रो फाइनल आएगा रो फाइनल वो बच्चों कितना बनेगा? रो फाइनल इज इक्वल टू रो नॉट जो इनिशियल था प्लस डेल्टा रो। तो यहां पे क्या लिखते हैं? रो नॉट प्लस ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास में रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से कितना है? रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आपके पास रो फाइनल का रिजल्ट है। दिस इज फाइनल, रो फाइनल जो बनेगा। आप इसको चाहे तो आप इसको यहां पे लिख लीजिए, फिर इसको नीचे लिखना ताकि थोड़ा इजीली आप समझ पाएंगे बात को। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ से कंडक्टर के लिए रो पॉजिटिव आता है, सॉरी जो कंडक्टर के लिए अल्फा आता है वो पॉजिटिव आता है, और सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा कैसा आता है? नेगेटिव आता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में चेंज आता है। अभी हम थोड़ी देर में इसका वेरिएशन भी देखेंगे। 1/r नाम की भी एक टर्म डिफाइंड है बच्चों, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, दिस इज 1/r।
आर होता है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं 1/r, क्या बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टेंस। 1/r क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस, इसका उल्टा कंडक्टेंस। 1/ρ, 1/ρ ये क्या था आपके पास में? ये कंडक्टेंस था। 1/ρ का रो क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। तो ये क्या बनेगा? कंडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। तो कई बार आपको अगर कंडक्टेंस लिखा हुआ मिले तो घबराना नहीं है, ये क्या है आपके पास? 1/r है। कभी आपको कंडक्टिविटी लिखा हुआ मिले मतलब रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसकी जो यूनिट आती है आपके पास में, यूनिट वो आती है मो, मो, या फिर आप बोल सकते हैं ओम इनवर्स, ओम का इनवर्स। तो इसका नाम लोगों ने ऐसे उल्टा कर दिया, इनवर्स जस्ट उल्टा कर दिया, MHO कर दिया, मो ऐसा बोल देते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो आपके पास 1/r से कंडक्टेंस बोल रहे हैं, यूनिट क्या है उसकी? ओम इनवर्स या फिर मो बोलते हैं। इसकी को कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसकी यूनिट आपके पास में, इसका यूज नहीं है, असाइनमेंट से बोलते हैं। अगर आप इसका यूज नहीं है, आप चाहें तो लिखें दे, तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो पर पता होना चाहिए वैसा, कंडक्टिविटी कभी लिखा हुआ मिला है मतलब वो रेसिस्टिविटी का जस्ट उल्टा है, कंडक्टेंस लिखा हुआ मिला मतलब वो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है। इतनी बात सही है। तो ओवरव्यू आपको चीजों का मिल चुका है। अभी हम इसके बाद में टेम्परेचर डिपेंडेंस देख लेते हैं भाई सब कैसा आता है। पर इससे पहले भाई ये करते हैं, जितना हमने पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले काम किए थे और वो सब थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने आगे बढ़ेंगे। आप तो छात्र जी, तो अभी हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जितना पोर्शन हमने पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होगी तो आपको ऐसा ना लगे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अब आप देखिए हम कितने आसानी से इन सब चीजों को एक जगह पे हम लिख लेते हैं। आपने देखिए, मैं भी बेसिक लेके जाऊंगा, आप भी ऐसे याद करिए, फटाफट लिख पाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन, मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन। तो कितना आता है आपके पास? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ ए की जगह कितना आया? E/m, टी की जगह कितना आया? टाउ स्क्वायर। ये सही। फिर मैंने लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन। तो वो क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय टाउ कर दिया, तो आपने लिखा हाफ E/m मल्टीप्लाई टाउ। एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो आपको 2 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में सिर्फ E/m/टाउ लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप एससी वर्मा में देखें तो आपको हाफ लिखा हुआ मिलेगा। कुछ बुक्स यहाँ पे 2 लिखते, कुछ नहीं लिखती। हमने निकाला है एवरेज, इस वजह से 2 लिखा है। अगर आप VD मैक्स निकालेंगे, VD मैक्स, तो वो क्या आएगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो U तो 0 है आपके पास में, तो VD मैक्स कितना बनेगा? VD मैक्स बनेगा ए की जगह E/m मल्टीप्लाई टाउ। तो एससी एनसीईआरटी ये वाला एक्सप्रेशन लिखती है एनसीईआरटी, और एससी वर्मा में ये वाला एक्सप्रेशन है। तो मुझे ये एक्सप्रेशन सही लगता है बिकॉज हमें एवरेज लेना चाहिए, मैक्सिमम नहीं लेना चाहिए, पर वो एवरेज की जगह इसको रिजल्ट यूज करता है। जब आप एनसीईआरटी में डेरिवेशन लिखें तो आप VD को ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेना, फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे कभी नहीं पूछे वैसे VD की वैल्यू निकाल के बताओ, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछेगा, पर कहीं पूछ सकता है एनसीईआरटी में ड्राइव वगैरह करने के लिए, तो आप ये रिजल्ट यूज कर लेना। ये एवरेज है, ये मैक्सिमम का रिजल्ट है, ठीक है। ये आया। फिर आई का एक्सप्रेशन लिखा, आई का एक्सप्रेशन कितना आया? NEAVD, कोई दिक्कत नहीं। जे का एक्सप्रेशन कितना आया बच्चों? जे का एक्सप्रेशन आया NEVD, क्लियर। आर का एक्सप्रेशन कितना आया? आर आया ρL/A, अरे सही है। 1/r को क्या बोल सकते हैं आप? 1/r को क्या बोल सकते हैं बच्चों? दिस विल बी कंडक्टेंस, दिस विल बी कंडक्टेंस। अच्छा, अगर आप बात करेंगे 1/ρ तो ये क्या बनेगा? सिग्मा। इसको क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। एक और रिजल्ट हुआ था J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में E वेक्टर। ये रिजल्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा था, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में E, क्लियर। इसको मैं भी ड्राइव करके दिखाता हूं कैसे आया। फिर आपने देखा सर डी रो जो आया, डी रो वो कितना आया? अल्फा रो डेल्टा टाइम टी। रो अगर आप फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इतने एक्सप्रेशन हमने लिख रखे, क्लियर। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत नहीं, ये हमने अभी निकालने हैं, मुझे याद नहीं था, हमने फटाफट निकालने हैं इसको। I इज इक्वल टू NAVD हमने देखा था, अगर सब इलेक्ट्रॉन BD से मूव कर रहे हैं तो हमने रिजल्ट निकाला, इसको डिवाइड बाय A करा, J आया। R इज इक्वल टू ρL/A, ये सब एक्सप्रेशन आ गया। रो की वैल्यू भी हमने निकाली थी, एक्चुअल वैल्यू कितनी आती है हमने देखा, और टाइम के साथ कैसे वेरी करता है वो भी हमने देखा, पर उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत आपको इतने ही फॉर्मूले की है, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे इसकी इन दोनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इन दोनों की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, चाहे तो आप इसको भी याद मत रखिएगा। पर ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये और ये फॉर्मूले इतने आपको याद होने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको याद ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है तो आप कर सकते हैं क्या? आइए मैं दिखाता हूं आपको करके। J किसके बराबर है? NEVD, NEVD का रिजल्ट पुट कर दे, EE/2m टाउ, क्लियर। अब तो ये सब टर्म तू देख ले, कौन कौन सी? दिस इज NE² 2m टाउ मल्टीप्लाई E,
ये 1 बाय रो है, दिस इज 1 बाय रो इनटू में E, तो यहां से आप लिख सकते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E। क्लियर? तो ये आपको डायरेक्शन दिखाई देगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपके पास J होगा। तो बच्चों इतने ही रिजल्ट याद रखने हैं इतनी कहानी के। आप चाहे तो बाकी सब कहानी को आप भूल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना पढ़ा है, टाइम दिया है, तो आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ी चीज़ों को देख लीजिएगा। पर इतने फॉर्मूले से काम हो जाएगा। I इज इक्वल टू NeAVD, J इज इक्वल टू NeVD, R इज इक्वल रो L बाई A। रो क्या है आपके 1 बाय R इज कंडक्टेंस, 1 बाय रो इज कंडक्टिविटी, और J इज इक्वल टू सिग्मा E और वेरिएशन ऑफ रो। छापिए फिर आगे बढ़ते हैं।